हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर अमृता की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अमृता की कहानी यानी कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक का चैप्टर 4 यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले आपको 4 सेशन मिल चुके हैं। कोई भी सेशन यदि आपने मिस कर दिया हो तो आप प्लेलिस्ट एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब ये जो अमृता है ये क्या कहानी सुनानी चाहती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान की कुछ बात हो रही है, राजस्थान के बारे में जानकारी दी जा रही है हमें। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़डी गांव की रहने वाली है। अमृता राजस्थान में एक जोधपुर है, जोधपुर सिटी है, सभी जानते हैं। उसके पास एक खेजड़ली करके एक गांव है, वहाँ की ये रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको खेजड़ी जो गांव है, खेजड़ली से बोला जाता है। खेजड़ली गांव क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष है, इसलिए प्रसिद्ध है। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने ही सारे जानवर बिना किसी भय के घूमते हैं। अगर पेड़ है तो हम है, बुजुर्गों की कहावत है। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते और हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है, बच्चों को सिखाने वाली बात है। राजस्थान का जोधपुर सिटी है, जोधपुर में खेजड़ली गाँव है। खेजड़ली गाँव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष है। पुराना हो सकता है, पास्ट में कोई कहानी रही होगी, उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। गांव के सभी लोग जो है गांव पेड़ पौधों का वहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वहां पर सारे ही जानवर जो बिना किसी भय के घूमते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अमृता की कहानी से ही हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पर सीखेंगे। देखो, ये अमृता देवी की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। अमृता देवी आपको पता होगा कि जो पेड़ से चिपक गई थी, उन्होंने पेड़ को काटने नहीं दिया था, तो यही अमृता की स्टोरी बता रहे हैं। अमृता बहुत छोटी थी, दिन भर जो है पेड़ पौधों के आसपास खेलती रहती थी। पेड़ पौधों से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव था। अमृता जब धीरे धीरे बड़ी हुई, समय बीतता गया, अमृता यहाँ पर बड़ी हो गई। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिल ही रही थी, पेड़ों के आसपास घूम ही रही थी, तभी उसने देखा कि गाँव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर आ गए। पूछने पर पता चला कि वो राजा के लोग हैं। राजा के कहने पर उन्होंने लकड़ी काटने के लिए यहाँ पर भेजा गया। जो मजदूर लोग होते हैं, उन लोगों को राजा का आदेश मिला था कि लकड़ी चाहिए, तो इस गांव में वृक्ष बहुत अच्छे हैं, तो तुम यहाँ की लकड़ी लेकर आ जाओ। जैसे ही अमृता को ये पता चलता है, ये सुनकर अमृता के होश उड़ जाते हैं और वो पेड़ों से जाकर चिपक जाती है और लोगों के डराने धमकाने पर भी वो नहीं हटती है। राजा के आदमियों को राजा की बात माननी थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। अमृता का खून बहने लग गया। यही देखकर फिर भी, इतना खून बहने के बाद भी अमृता जब गिर जाती, फिर भी वो पेड़ों की रक्षा करती रहती है। जब इस बात का पता राजा को चलता है तो राजा वापस वहां पर गाँव में आता है और उस पर बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया था, और वहां के जंगल की रक्षा करने का दायित्व खुद पर ले लेता है कि इस जंगल की रक्षा अब मैं स्वयं करूंगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर एक चीज और आती है कि अमृता को देखकर गांव के और लोग भी पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, पेड़ों से लिपट जाते हैं ताकि कोई भी सैनिक यहाँ पर पेड़ों को न काट पाए। जब पूरे गांव के लोग एक साथ आते हैं तो वहां पर जो काम करने वाले सैनिक मजदूर आते हैं, वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं और वो राजा तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, ये संदेश पहुंचाते हैं कि इस गाँव में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अब क्या करना चाहिए। फिर राजा वहां पर आता है और पूरी सिचुएशन को समझता है और उसके बाद पेड़ों को काटने का जो आदेश उन्होंने दिया था वो उसको वापस से ले लेता है। तो ये अमृता की पूरी कहानी है। तो बच्चों को यदि हम लोग इस तरीके से समझाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से वो समझ पाएंगे और खुद भी पेड़ पौधों को बचाने के प्रति अवेयर हो पाएंगे। तो राजा पर गांव लोगों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा जब गांव के लोगों ने बताया कि पेड़ की रक्षा करना क्या दायित्व होता है, जैसे भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में समझाया। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। आज जो उस बात को 300 साल हो चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो पेड़ों की रक्षा करते हैं, उन्हें बिश्नोई समाज के लोग माना जाता है। ये पेड़ों और वहाँ रहने वाले जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है और जानवर बिना किसी डर के यहाँ पर घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत हरा भरा, वैसे कि हम लोग मानते हैं राजस्थान में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते नहीं है, बट ये इलाका जो है खेजड़ली जो वृक्ष है, इसके कारण काफ़ी हरा भरा रहता है और बहुत सारे एनिमल्स की प्रजाति आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये अमृता की कहानी हो गई। यहाँ से हमने पूरा विश्नोई समाज को जान लिया और अमृता का जो पेड़ से कनेक्शन था उसको यहाँ पर समझ लिया। और जान लेते हैं, खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। वृक्ष का नाम खेजड़ी है और गांव का नाम क्या है, खेजड़ली। ठीक है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए राजस्थान में अच्छे से चल सकता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इससे पेड़ की जो फलियां होती है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में हम जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो निवास करते हैं, खेलते हैं। ठीक है,
अब अध्यापक के लिए हमें क्या कार्य करना है? बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में कुछ बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। इस बात पर हम लोग बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा अमृता देवी वाला चैप्टर था जिसको हमने पूरा समझ लिया। यहाँ पर आपको मेन वृक्ष के बारे में जानकारी मिली होगी कि खेजड़ली वृक्ष जो है कहाँ पर है, किस गाँव में, राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गाँव में खेजड़ी वृक्ष लगता है। उस वृक्ष की छाल से दवा बनाई जाती है, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। और एक और चीज़ क्या देखी थी, कम पानी में सर्वाइव करना, और छाल से दवाई बनाई जाती है और इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी फलियां जो होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी छाया में हम लोग खेलते हैं, मतलब बच्चे खेलते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, इसकी पत्तियां जो होती है वो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी अमृता की कहानी से हमें राजस्थान के बारे में पता चल गया। अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, अगला अध्याय है अनीता की मधुमक्खियाँ। आपने अनीता कुशवाहा का नाम सुना होगा, सीटेट में पूछा भी जाता है। तो इनकी कहानी पढ़ते हैं, आखिर कौन है अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फर जिले के बोचा गाँव में रहती हूँ जो कि बिहार में। अब आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा कि बिहार में कौन सा गाँव आता है, बोचा आता है या फिर अभी हम एक गाँव पढ़कर आए थे, ठीक है, खेजड़ली गांव आता है। तो बिहार जिले का एक गांव है बोचा गांव। सारे गांव याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में पूछे हुए यही नाम आपको याद रखना है और इसी से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फर जिले के बोचा गाँव में रहती हूँ जो कि बिहार में स्थित है। मेरे घर में माँ, पिताजी, 2 भाई है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मधुमक्खी पालन का कार्य भी करती हूँ। अब इसके बारे में हमें पता चलेगा ये इतनी फेमस कैसे हुई। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। अनीता बता रही है, जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था पर माँ पिताजी ने लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए मेरा स्कूल बंद करवा दिया गया। यह एक सच्ची कहानी है। देखो यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। ये एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। और बच्चों से भारत के नक्शे में बिहार को ढूंढने को हमें बोलना है कि बिहार कौन सी दिशा में आता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा कि नक्शे में देखकर बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में बिहार स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में टीचर के लिए दिया हुआ है और एग्जामिनर मानकर चलता है कि आप एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से समझ कर आए हैं। क्लास में आप एग्जाम देने तभी बैठे हैं जब आपने एनसीईआरटी को पढ़ रखा है, तो वो डेफिनेटली सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट में इनकी पूरी स्टोरी सुना देती हूँ। अनीता कुशवाहा यहाँ तक तो आपने देख ही लिया है कि बचपन में क्या करती थी, बकरियाँ चराती थी, मधुमक्खी पालन करती है, कॉलेज में पढ़ाती है, कॉलेज में पढ़ती है और स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाती है। इन्होंने बोला था कि 8th तक एजुकेशन जो है बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाना चाहिए। फिर इन्होंने गाँव-गाँव जाकर बच्चों को अवेयर किया, लोगों को अवेयर किया, उनके माता पिता को अवेयर किया कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ये एक आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ये अनीता कुशवाहा है। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि अनीता से कोई भी जाकर नहीं पढ़ेगा। कुछ दिनों बाद पहले बच्चों ने आना बंद कर दिया, बहुत परेशानियाँ, ये बच्चे इनसे पढ़ने नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों ने इनके पास आकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है, अगला है अब अध्यापक के लिए मतलब हमारे लिए क्या काम है, बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाए, डिस्कशन का मतलब समझाए कि वाद विवाद से क्या होता है, क्या फायदे मिलते हैं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलेगा। कक्षा के बच्चों को राय रखने को प्रोत्साहित करें कि आप क्या सोचते हैं। जिन भी लड़कों ने जो टीचर थे उन्होंने इस तरीके का कार्य किया, टीचर होते हुए एक टीचर को पढ़ाने से मना किया। इस पर बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी संवेदनशीलता को समझे, उनको विचार प्रस्तुत करने का मौका दे। ठीक है, चलिए अब इन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। मोटर बाइक भी सीखी थी, छुप छुपा के माता पिता से मोटर बाइक भी सीखी थी, इनको बहुत मजा आया था। मधुमक्खी पालन की इन्होंने बात बताई कि मैं किस तरीके से मधुमक्खी पालन करती थी। आप डायरेक्टली इनका इमेज देख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स खरीदी थी, 5,000 रुपये इनको मिलते थे कॉलेज में पढ़ाने के। उसमें से बहुत सारे पैसे बचाकर ये मधुमक्खी पालन का व्यवसाय इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने और इनके पिताजी ने। अब यहाँ पर ये सभी गाँव के लोगों को जा जाकर अवेयर करती थी। बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं जहाँ पर ये गाँव के लोगों को अवेयर करती थी कि सभी बच्चों को पढ़ाना क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पर मधुमक्खियों की बात कर लेते हैं। मधुमक्खियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी।
देखो यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि मधुमक्खियों के बारे में। हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, एक जो इनका छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी अवश्य होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। यहाँ से पता चलेगा अंडे देने का कार्य कौन करता है, रानी मक्खी जो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है, ये दिन भर काम करती रहती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरीके का नाच करती है, इनका एक अलग ही प्रकार का डांस होता है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ पर रस पाया जाता है। फूलों का रस चुनती है, फूलों के पराग से रस चुनती है, ठीक है। रस कहाँ पर है, ये नाच नाच कर दूसरी मधुमक्खियों को भी अवेयर कर देती है। फिर वो रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, छत्ता बनाना, रस ढूंढ कर लाना, रस को अपने छत्ते तक लेकर आना, ये सारा काम कौन करती है, जिसे बोला जाता है काम करने वाली मधुमक्खियाँ, श्रमिक मक्खियाँ इन्हें बोला जाता है, श्रमिक मक्खियाँ इनका नाम होता है। और बच्चों के पालन पोषण करने का कार्य भी इनका होता है। देखो 3 कैटेगरी होती है, एक रानी मक्खी होती है, एक हमारा बोल सकते हैं नर होता है और एक श्रमिक होती है, ठीक है। 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ एक छत्ते के अंदर पाई जाती है। रानी मक्खी सिर्फ अंडे देने का कार्य करेगी, सिर्फ इसका कार्य अंडे देने का रानी मक्खी का। नर का काम है जनन करवाना, और श्रमिक मधुमक्खियाँ जितने भी सारे काम होती है, बच्चों का पालन पोषण करना, रस लेकर आना, ठीक है, शहद इकट्ठा करना, सारे काम हमारी श्रमिक मधुमक्खियाँ करती है, ठीक है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता है, सिर्फ प्रजनन करवाने का काम होता है उसका। और ऐसा होता है कि रानी मक्खियाँ जो होती है, नर मक्खियाँ जो होती है उनको नष्ट कर देती है, नर मधुमक्खी जो होता है उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। एक बार प्रजनन होने के बाद उनको उसी टाइम पर नष्ट कर दिया जाता है। चलो, मधुमक्खियों की तरह चींटियां, मधुमक्खियों की बात हो गई। चींटियां भी मिलजुल कर रहती है, हमेशा साथ में झुंड बनाकर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देने का काम करती है, इसमें सिपाही चींटियां होती है जो बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां जो होती है भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी इसी समूह में आते हैं। ये सारे डोमेस्टिक प्रजाति के होते हैं जो घर के आसपास ही रहते हैं या फिर घर में ही निवास करते हैं, इन्हें डोमेस्टिक जीव यहाँ पर बोला जाता है। तो मधुमक्खियां ग्रुप बनाकर रहती है, चींटियां ग्रुप बनाकर रहती है, दीमक और ततैया जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो भी ग्रुप बनाकर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। साथ में हमने देख लिया एलिफेंट, हाथियों का जो समूह होता है वो हमेशा ग्रुप बनाकर रहता है, सुबह ही डिस्कस किया था हमने। उसमें हाथी में हमारा हथीनी जो होती है वो मेन होती है ग्रुप की। हाथी जो है 14-15 साल तक ग्रुप में रहता है, फिर उसके बाद वो ग्रुप को लीव करके अकेले रहना पसंद करता है। सबसे बुजुर्ग हथीनी जो होगी वो उस ग्रुप की हेड होती है, वो पूरे ग्रुप को मैनेज करके चलती है, पूरा जो उनका समूह बना हुआ है उसको मैनेज करके चलती है। जो एक बच्चा 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। पुराना अपन अभी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। 3 महीने का हाथी होगा, उसका वजन 200 किलोग्राम होगा। 100 किलोग्राम से अधिक ये पत्ते खा लेते हैं। हाथी के ऊपर जो बड़े बड़े पंख के साइज के कान पाए जाते हैं जो गर्मी लगने पर हवा करने के उनके काम आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करी, कोई भी सेशन हमें मिस नहीं करना है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं देखा है प्रीवियस सेशन, ये सेशन कंप्लीट करो, एनसीईआरटी पर जल्दी से जाना, एनसीईआरटी प्लेलिस्ट पर जाना और वो सेशन भी आप देख लेना, ठीक है। चलो, ये तो बस बेसिक सी बातें हो गई। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है चींटियों के कितने पैर होते हैं? चींटियों के नॉर्मली हम लोग मानते हैं 4 ही होंगे, लेकिन चींटियों के 4 नहीं, चींटियों के 6 पैर होते हैं। कभी आपको आपके आसपास दिखे तो जरूर नोटिस करिएगा इस चीज़ को, उसको देखिएगा कि चींटियों के कितने पैर होते हैं। चलिए अगले चैप्टर पर मूव करते हैं। चलिए, अगला चैप्टर है हमारा ओमना का सफ़र। ओमना जो है एक लड़की है, वो अपनी सहेली राधा के साथ कहीं घूमने जाती है, ऐसा कुछ है इसके अंदर। मतलब ये इसके घूमने की कहानी है कि ये ट्रेन से किस तरीके से ट्रैवल करती है, पूरा उन्होंने इस चीज़ के अंदर डिफाइन किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें। देखो, ये पूरा अपना ट्रैवलिंग का बता रही है कि मैंने कैसे वहाँ पर ट्रैवल किया। तो यहाँ पर ये केरल में ट्रैवल कर रही है। तो देखो, ट्रैवल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। मतलब जब ये केरल जाती है तो कौन कौन से राज्य आते हैं, तो गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ तीनों गुजरात में आते हैं। ये वलसाड़ का नाम सुन के ही पता नहीं क्या हो जाता है। लास्ट ईयर मेरे साथ सेम सीन क्रिएट हुआ था, मतलब मेरे में भी एक डायरी में अपनी पूरी स्टोरी लिख सकती हूँ। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा गुजरात में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, और उस टाइम पर मैं ट्रेन में थी और वलसाड़ में ही थी। और ट्रेन में ऐसा हुआ था कि पूरी नदी उफान पर थी। हम लोग तो क्या, पूरी ट्रेन वाले जितने भी लोग थे, हम लोग सभी वलसाड़ में थे और ट्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। बहुत सारी बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों को ट्रेन से उतरने की हिदायत दे दी गई कि आप ट्रेन से उतर कर कहीं दूसरे अच्छे प्लेस पर चले जाओ, बट हम लोग नहीं उतरे। और फाइनली हम लोग दिन में 3 बजे ट्रेन में थे, पूरे जितने भी लोग थे। सिर्फ मैं अकेली थी मेरे घर से, या फिर इससे बोलो कि एमपी से शायद मैं अकेली थी वहाँ पर। और रात की 12 बजे मैं अपने घर पहुँची हूँ। मैं सूरत से वडोदरा जा रही थी,
तब की बात है ये, सूरत से वडोदरा जा रही थी। हम लोग 3 बजे बैठे थे और हम लोग 12 बजे अपने घर पहुँचे। बहुत ही भयावह वो सीन था, क्योंकि हम लोग ट्रेन तो उस टाइम पर पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, क्योंकि बाढ़ आ चुकी थी नदी के अंदर। और फिर वहाँ से बोला गया कि अपने अपने व्हीकल से या फिर कैसे भी करके आप जा सकते हो। तो हम लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं था, इवन मेरा फ़ोन भी उस टाइम पर बंद हो चुका था। हमेशा मुश्किल की सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपका फ़ोन हमेशा बंद हो जाएगा, ना आपका फ़ोन चल रहा है, घर वाले अलग परेशान हो रहे हैं। 3 बजे घर पहुंचने वाली लड़की अभी रात की 12 बज गई है और अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो ये वही प्लेस है, ये वही सबसे भयावह प्लेस है। 1 साल उस बात को हो चुका है। लास्ट ईयर जुलाई की ही बात है वो। जुलाई में ही मैं वलसाड़ गई थी, ठीक है। हम लोग सूरत से वडोदरा ट्रैवल कर रहे थे, उसी के बीच में वलसाड़ आता है। चलिए इसको छोड़ते अपन अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ पर है? गुजरात में है। कोझिकोड, क्योंकि वो केरल जा रही है तो कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात केरल दिखाने के लिए समझाएं। बच्चों को नक्शे पर हमें गुजरात दिखाना होगा, बच्चों को हमें नक्शे पर केरल दिखाना होगा कि कौन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ने जैसी चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी बच्चों को सिखाया जाता है कि ट्रेन में जाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से लोग आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको टीटी मिलेगा, टिकट चेकर जो होते हैं वो मिलेंगे, कूली मिलेगा, बहुत सारे सफाई कर्मचारी मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और केरल की चीज़ आप याद रखेंगे कि कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में है कि बिहार में है कि राजस्थान में। कोझिकोड हमारा केरल में है, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पर मूव करते हैं। अगला चैप्टर क्या है? कभी हुआ तो वलसाड़ वाली कहानी को पूरा डिटेल में समझेंगे। मेरी लाइफ का सबसे थ्रिलिंग सिचुएशन थी वो, कि वहाँ पर मैं कैसे सरवाइव किया मैंने खुद से और कैसे मैं घर पहुँची। सारी चीज़ें हम लोग कभी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला चैप्टर है हमारा खिड़की से। ये भी हमारा ट्रेन से संबंधित ही चैप्टर है। यहाँ पर कोई बच्चा है जो गोवा से जाना चाहता है, गोवा से केरल जा रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि गोवा से केरल जाते समय कितने पुल और कितनी नदियों को क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका पॉइंट डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बस बताया गया है कि ट्रेन किस तरीके से सुरंग में से निकलती है, किस तरीके से वो पानी के पुल पे से निकलती है, कितना डर लगता है जब वो पुल पर चलती है, खड़खड़ सी आवाज़ आती है। तो गोवा से केरल तक जाने में 92 सुरंग, 92 सुरंग आती है और लगभग 2000 के लगभग पुल हमें क्रॉस करना होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि जब सीटेट के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जब आप गोवा से केरल की तरफ ट्रैवल करते हो तो कितनी सुरंगें और कितने पुल का सामना हमें करना पड़ता है। तो 92 सुरंग आती है और 2000 के लगभग पुल हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर में कोई पैडागोजिकल इशू भी नहीं है, बस इतना सा है कि गोवा से लेकर केरल तक के जो है उनके बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की हम लोग मदद कर सकते हैं। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। माँ की जो बड़ी बहन है, नॉर्मली हम लोग मौसी बोलते हैं, लेकिन मलयालम में उसे वलियम्मा, केरल में वलियम्मा बोला जाता है। और माँ की माँ यानी नानी जी को क्या बोला जाता है? अमुम्मा बोला जाता है, ठीक है। अमुम्मा माँ की नानी जी, माँ की माँ होती है, मतलब हमारी नानी जी, और माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोला जाता है। तो ये 2 नाम आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मलयालम का किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम देखो केरल में बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम बोली जाती है। कोंकणी कहाँ पर बोला जाता है? कोंकणी लैंग्वेज गोवा में बोली जाती है। मराठी कहाँ पर बोली जाती है? मराठी जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती कहाँ पर बोली जाती है? गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? तो कन्नड़ तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ये यहाँ पर हमारे भाषा से संबंधित ज्ञान हो गया। केरल, मलयालम, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात और कन्नड़ तमिलनाडु, ठीक है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन और भी है इसके अंदर 3 से 4 कि माँ की बहन को हम लोग नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तुम यानी बच्चों से पूछा हुआ था। माँ की बहन को मौसी बोला जाता है, माँ की माँ को नानी जी, पिता की बहन को बुआ बोला जाता है और पिताजी की माँ को यहाँ पर दादी जी बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर था? ये हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए अगला चैप्टर है नानी के घर तक। आपने देखा होगा चैप्टर 6 हमारा ओमना की स्टोरी थी कि ओमना जो है पहली बार ट्रेन में बैठी। तो चैप्टर 6 में ओमना ने ट्रेन के बारे में बताया। चैप्टर 7 में ये बताया गया कि ओमना जो है गोवा से केरल जा रही थी। और चैप्टर 8 में आपको ये पता चलेगा कि ओमना जो है नानी के घर पहुंच गई है, मतलब अपनी अमुम्मा जो है अपनी नानी के घर पहुंचने के लिए उसने गोवा से लेकर केरल तक को ट्रैवल किया, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सफ़र की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है, फेरी से बोला जाता है। तो केरल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी और अन्य प्रकार की नावों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें पेडागोजिकल इश्यूज़ देख लेते हैं। जैसे केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरीके की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के साथ हम लोग इस बात पर डिस्कस कर सकते हैं कि आपने किस किस की सवारी अभी तक की हुई है। आगे आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं ट्रेन के टिकट को। और नगरकोइल एक्सप्रेस ट्रेन से गई थी, जो कि गुजरात से चलती है कहाँ तक के लिए, केरल तक के लिए। केरल के नगरकोइल में चलती। तो आप बस गांव के नाम देख लो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने समय पर पहुंची इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गाँव के नाम इंपॉर्टेंट है कि जब गुजरात से केरल जाते समय कौन कौन से गाँव बीच बीच में आते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, भिवंडी रोड, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, ये सब केरल के स्टार्ट हो गए। अब उडुपी, कोझिकोड, त्रिशूल, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम सेंटर और नगरकोइल। नगरकोइल ही जाना था ओमना को। ठीक है, तो ये सारे गांव यहाँ पर आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इन्होंने ट्रैवल किया है। हो सके तो बच्चों को टाइम टेबल दिखाएं किसका, रेलवे का। उन्हें पढ़ने में मदद होगी, बच्चों को टाइम टेबल समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम रहता है 22, 23, 24 इस तरीके से बचती है, पूरी 24 तक बचती है। तो वो टाइम हम बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बदलते परिवार। चैप्टर 9 की हम लोग यहाँ पर बात करें। बदलते परिवार में सिर्फ हमें कानून के बारे में बात करनी है, क्योंकि बदलते परिवार में आपको पता है परिवार कैसे बदलते हैं। जब एक नए बच्चे का जन्म होता है, नन्हा मेहमान आता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और बताया गया, जैसे किसी का तबादला हो जाता है, उसकी वजह से भी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। जैसे कि दादा दादी अलग हो गए, मम्मी पापा और उनके बच्चे जो हैं उनका तबादला, पिताजी का तबादला कहीं बाहर हो गया, तो वो अलग शहर में रह रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली होने का हम लोग यहाँ पर इस तरीके से मानते हैं कि एकल परिवार होना सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में संयुक्त परिवार को मान्यता दी जाती है। तो बच्चों के साथ इस पॉइंट को भी आप साझा करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली यदि बन जाती है, एकल परिवार बन जाता है, तो उसके पीछे के रीज़न और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बच्चों के साथ अपने अनुभव को डिस्कस करना है। और बदली हो जाने के कारण जो मैंने अभी आपको बताया कि तबादला हो गया है, किसी की शादी होने से एक नया मेहमान घर में आता है या फिर कोई चला जाता है, तो ये चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों को हमें ये चीज़ें यहाँ पर बतानी होगी कि लड़का और लड़की की शादी की उम्र क्या होती है। तो कम से कम 18 वर्ष की गर्ल होना चाहिए और 21 वर्ष का लड़का यहाँ पर होना चाहिए। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह कानूनन अपराध यहाँ पर होता है। ओके, चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा हुतुतु। आपको याद आ रहा होगा हुतुतु। हुतुतु क्या होता है, कबड्डी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये कबड्डी वाला चैप्टर है, मतलब कर्णम मल्लेश्वरी और कुछ लोगों के बारे में आज के सेशन में हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हुतुतु, हाडूडूडू, छू, किटकिट, कबड्डी या कुछ और इस नाम से इसे जाना जाता है। चेडू गुड्डू के नाम से जाना जाता है, हुतुतु के नाम से जाना जाता है, हाडूडू के नाम से जाना जाता है, छू किटकिट के नाम से जाना जाता है, या फिर हमारे यहाँ पर नॉर्मली इसे नेशनली और इंटरनेशनली कबड्डी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अलग अलग राज्य में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। ये सारे नाम कबड्डी के ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बच्चों को यहाँ पर बता सकते हैं कि लड़कियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही कबड्डी खेलते, गर्ल्स भी यहाँ पर कबड्डी खेल सकती है। और आपस में मतभेद भी होते हैं बच्चों के बीच में, तो इनको हम लोग सुलझा सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कई बार बच्चे जो होते हैं लिंग, जाति और वर्ग के हिसाब से भेदभाव कर लेते हैं। तो इस भेदभाव हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। हमें बच्चों के साथ इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। अपनी सांस रोककर, कबड्डी की खेल में जो सांस रोककर ही अपनी पारी खेली जाती है। ठीक है, तो ये कबड्डी खेलने की यहाँ पर बात हो रही है कि कबड्डी को किस तरीके से खेला जाता है। अब यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी की हम लोग बात करते हैं। ये भी हमारे चमकते सितारे के नाम में आती है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे लगभग एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है। कर्णम ने भारत से बाहर 29 मेडल जीत चुके हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हमारे चमकते सितारों के अंदर आती है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये हमारे काम की चीज़ है। तीसरा पॉइंट है, ये वेट लिफ्टर है। फोर्थ पॉइंट है, ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठाती है, मतलब 130 किलोग्राम कैटेगरी में ये खेलती है। और भारत के बाहर अभी तक इन्होंने 29 मेडल जीत चुकी है और भारत में जीते हैं वो तो अलग ही है। ठीक है, अब 3 बहनों की हम लोग कहानी देख रहे हैं। ये तीनों दादियाँ कौन है, इनको हम लोग देख लेते हैं।
देखो यह फोटो है ज्वाला, लीला और हीरा की। ये मुंबई में रहती है, ये तीनों कबड्डी खेलती हैं और एक दूसरे को सिखाती है। ज्वाला बताती थी कि जब हम छोटे थे हम लोगों को कबड्डी नहीं खेलने दिया जाता था, क्योंकि कबड्डी नॉर्मली शुरू से माना जाता है, कबड्डी क्रिकेट जो होता है लड़कों का खेल होता है, लड़कियों को नहीं खेलने दिया जाता था। अगर तुम इस प्रकार के कार्य करती हो तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। कबड्डी में लड़के वाले कपड़े पहनने होते थे, इसलिए इन्हें खेलने से मना किया जाता था। तो ये इन तीनों की कहानी है। फिर उसके बाद इन्होंने कबड्डी खेलना धीरे धीरे शुरू किया। चलिए, तो ये कबड्डी के बारे में हमने देख लिया। मेन चैप्टर में आपको उसको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में ध्यान रखना है। और कबड्डी को किस किस नाम से बुलाया जाता है? चेडू गुडू के नाम से बुलाया जाता है, हुतुतु के नाम से बुलाया जाता है, हाडू डू, छू किटकिट या फिर कबड्डी के नाम से। ये सारे ही नाम किसके हैं? कबड्डी के हैं। चलिए अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा 11 है, जिसे फुलवारी के नाम से जाना जाता है। फुलवारी मतलब फूलों की यहाँ पर बात हो रही होगी। आपको ध्यान होगा उत्तरांचल मतलब उत्तरांचल जो है यहाँ पर, उत्तराखंड जो है यहाँ पर फूलों की घाटी है। मतलब पूरे फूल ही फूल और तरीके तरीके के फूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहीं तरह लाल तरीके के फूल, कहीं नीले फूल, कहीं पीले फूल, इस तरीके के फूल दिखेंगे, इसीलिए इसका नाम फूलों की घाटी रख दिया गया। यहाँ पर हमारे काम की चीज़ें आती है मधुबनी। मधुबनी क्या होती है? देखो मधुबनी, ये जो आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं ये मधुबनी है। मधुबनी इसका नाम क्यों पड़ा, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये पूरी कहानी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मधुबनी, ये जो डिज़ाइन है ये मधुबनी कहलाती है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। और यह चित्र जो है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। चावल को पीस कर, ठीक है, उसका घोल बनाकर उसमें रंग डालकर ये बनाई जाती है, आकृतियाँ बनाई जाती है। इन्हें बनाने के लिए नील का प्रयोग किया जा सकता है, हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है, फूल, पेड़ के जो रंग होते हैं, फूल जो होते हैं, पेड़ों के जो रंग होते हैं आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में जानवर, पक्षी, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि कई प्रकार के जंतु जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनको एक साथ यहाँ पर बनाया जाता है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि मधुबनी क्या है। मधुबनी बिहार का एक जिला है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की कलाकृतियाँ करते हैं, तो इसीलिए इस डिज़ाइन का नाम मधुबनी पड़ गया है। कैसे बनाया जाता है? चावल के घोल में अलग अलग तरीके के हम लोग रंग मिलाकर इस प्रकार की आकृतियाँ बना सकते हैं। और उत्तरांचल कहाँ पर है? बच्चों को उत्तराखंड मैप में ढूंढना सिखाना होगा। जैसे कि अभी हम देख रहे थे बिहार कहाँ पर होगा, केरल कहाँ है, गोवा कहाँ है, तो उत्तरांचल भी हमें देखना है। उत्तरांचल कहाँ होगा? उत्तराखंड कहाँ होगा? केरल में उत्तरी इलाके में होगा, ठीक है। और इससे फूलों की घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फूलों की बहुत सारी अधिकता हमें देखने को मिलती है। अब हमें देखना है इसके अंदर ये पॉइंट है कि बताओ कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो पेड़ों पर लगते हैं, ऐसे कौन से पौधे जो झाड़ियों पर लगते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन का हम लोग अभी आंसर करेंगे। जैसे पेड़ पर लगने वाले गुलमोहर और कदम जो है, कदम के पेड़ तो अब दिखते भी नहीं है, ये सारे पेड़ों पर लगते हैं ये वाले फूल। अब झाड़ियों पर क्या लगते हैं? जैसे आपने देखा होगा गुलाब की झाड़ियाँ होती है, शाक झाड़ी और तना, ठीक है, तो गुलाब झाड़ी होता है, बेला भी झाड़ी में आती है, तो ये सारे झाड़ियों पर लगने वाले फूल हैं। बेल पर कौन लगते हैं? चंपा और रात रानी जो है बेल पर लगते हैं। पानी के पौधों पर उगते हैं, कमल और कुमुदनी जो है पानी के ऊपर उगते हैं। सिर्फ रात में खिलने वाले कौन से हैं? रात रानी और हरसिंगार जो है रात में खिलते हैं, सिर्फ रात में ही खिलते हैं। ये दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। कमल, सूरजमुखी जो है दिन में खिलेंगे और रात को ये पूरे बंद हो जाते हैं। और तुमको अपनी आंखें बंद करके भी खुशबू को पहचान सकते हो। तो देखो खुशबू किनकी आती है? गुलाब, बेला जो है इनकी खुशबू आती है, तो आंखें बंद करके भी हम पहचान सकते हैं। जो किसी खास महीने में लगते हैं, जैसे गेंदा और डालिया होगी, इनके खास महीने होते हैं, बरसात सर्दी के टाइम पर ही ये लगते हैं। और जो पूरे साल भर खिलते हैं, गुलाब पूरे साल भर खिलता है, गुड़हल जो है पूरे साल भर यहाँ पर खिलता है, ठीक है। ये सारे आप चाहे तो एक बार और रिपीट कर सकते हैं। बेल पर लगने वाले कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने देखा था पेड़ों पर कौन से लगते हैं। गुलमोहर, कदम के फूल जो होते हैं पेड़ों पर लगते हैं। गुलाब और बेला झाड़ियों पर लगती है। बेल, चंपा, रातरानी इनकी बेल होती है। रात्रि में उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? रात्रि में उगने वाले रातरानी और हरसिंगार होता है। पानी पर लगने वाले कमल, कुमुदनी होता है। जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, कमल और सूरजमुखी है। और खुशबू का एहसास हो जाता है गुलाब और बेला में। खास महीने में लगने वाले गेंदा और डालिया। और साल भर खिलते गुलाब और गुड़हल साल भर खिलते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनमें कभी भी फूल नहीं आते, तो मनी प्लांट आपने देखा होगा, इस पर कभी भी फूल नहीं खिलते। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं हमारे। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट में हमें बताया जा रहा है इतने सारे इस्तेमाल किन के फूलों के। आपको ये चीज़ पता होगी फूलों की सब्जी बनाकर खाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा, ये 2 लड़कियां हैं, इन्हें कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, यूपी में खाई जाती है।
केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश की गई है। तो केले के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? केरल में खाई जाती है, यहीं पर सबसे ज़्यादा होते हैं। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में ओमान को सहजन के फूल के पकोड़े, ओमर जो है इसको सहजन के फूल के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सहजन के जो फूल होते हैं उसके पकोड़े बनाकर कहाँ पर खाया जाता है? महाराष्ट्र में खाया जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें। यूपी से क्या कनेक्ट हो गया? यूपी से कचनार के फूल कनेक्ट हो गए। केरल से क्या कनेक्ट हो गए? केले के फूल की सब्जी हो गई। और महाराष्ट्र से क्या कनेक्ट हो गए? सहजन के फूल के पकोड़े। तो इतने तरीके से फूलों को खाया जाता है। और आपको ध्यान होगा गुलाब से हम लोग गुलाब जल भी बनाते हैं, और गुलाब गुलहड़ जो है, गुड़हल जो है, इनका दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें एनसीईआरटी में एक पेडागोजी का ये पॉइंट आता है कि बच्चों को हमें नज़दीक से फूल देखने के लिए प्रेरित करना है। तो इससे क्या चीज़ें पता चलेगी? बच्चे फूलों को वर्गीकृत करना सीखेंगे, जैसे उनके गुणों के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके पत्तियों के शेप के आधार पर, गुच्छेदार हैं या फिर खुले हुए हैं। तो बहुत सारे फूल गुच्छे में लगते हैं, बहुत सारे सिंगल सिंगल लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे समूहीकरण करके वर्गीकृत करने की जो एक क्वालिटी होती है बच्चों के अंदर, क्लासिफिकेशन करने की, उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस चैप्टर में बच्चों को जो एनसीईआरटी की बुक है वो बच्चों को इस तरीके का कार्य देती है कि आपको क्या करना है, आपको अपने घर जाना है और अपने घर वालों से फूलों के ऊपर एक गीत लिखवा कर लाना है। तो यहाँ पर सारे ही बच्चे जिनको भी, जैसे जिनके घर में कोई बड़े होते हैं जिनमें फूलों के ऊपर कोई गीत गाया जाता है, जैसे हम लोग शादी के टाइम पर बहुत सारे बन्ना बन्नी वाले गीत गाए जाते हैं, उसमें फूलों के ऊपर भी बहुत सारे गीत होते हैं। तो यहाँ पर ये काम बच्चों को दिया गया है कि आप अपने घर से कोई भी गीत बताकर आइए, गीत बनाकर लाइए कि आपके पुराने समय में कौन कौन से गीत यहाँ पर गाए जाते थे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, अगला सेशन आपको कब होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी शाम को 6 बजे आपका सेशन है और दिन में 2 बजे भी आपका सेशन है। तो कोई भी सेशन आप मिस ना करें। शाम को 6 बजे आप लाइव आ सकते हो, उसमें आपके कोई भी डाउट है सीडीपी से रिलेटेड तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हो पाएँ। थैंक यू।